तो IGKO SOF GK ओलंपियाड की क्लासेस चल रही हैं क्लास 4 से 8 तक के बच्चों के लिए, और टॉपिक है इन्वायरमेंट, जो कि हमेशा आपके फ्यूचर में भी काम आने वाला है। हर क्लास के अकॉर्डिंग मैंने पिछली क्लास में भी आपको क्लास के लास्ट में 5 क्वेश्चंस पूछे थे, जिसका जवाब मैं अगली क्लास में देती हूँ। तो पहले शुरुआत में हम उस 5 क्वेश्चंस का आंसर कर लेंगे, उसके बाद हम टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई क्लास। द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ इज, डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ है मेरियाना ट्रेंच, जो मैंने आपको क्लास में बताया था। विच इज़ द लार्जेस्ट प्लेटू इन द वर्ल्ड, ऑफन रेफर्ड टू एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। रूफ ऑफ द वर्ल्ड किस प्लेटू को कहा जाता है? तिब्बतियन प्लेटू को कहते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक ऑन द अर्थ, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक अर्थ का है कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर जो है वो सॉल्ट वाटर लेक है दुनिया का सबसे बड़ा। विच इज़ द हाइएस्ट अनइंटरप्टेड वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, अनइंटरप्टेड वाटरफॉल है एंजल फॉल्स। बहुत सारे बच्चे नियाग्रा फॉल्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, बट इसका याद रखना, ये मैंने आपको फॉल्स में वाटरफॉल्स में बताया भी है। इसके बाद अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस हॉट स्प्रिंग एरिया लोकेटेड इन यूएसए, यूएसए में लोकेटेड हॉट स्प्रिंग एरिया कौन सा है? द ओल्ड फेथफुल एरिया। ये आप अगर पिछली क्लास देखे होंगे तो इन पांचों के आंसर आपको क्लास के ड्यूरेशन में मिल गया होगा। अगर नहीं देखा है तो पिछली क्लास जा करके देख लेना। और अब हम क्लास का टॉपिक का आगे बढ़ेंगे, ये भी इन्वायरमेंट का ही है, लेकिन पार्ट 2 है इसका। आज हम लोग पॉल्यूशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझेंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप नोट डाउन करते जाना। सबसे पहले पॉल्यूशन क्या होता है? ये बिगेस्ट प्रॉब्लम है हमारे प्लैनेट की, जो हमारे एयर को, वाटर को, सॉयल को, सबको डिस्टर्ब कर रहा है, यानी हमारे पूरे सराउंडिंग को डिस्टर्ब कर रहा है। और सराउंडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमंस, ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले टाइप का पॉल्यूशन क्या होता है? एयर पॉल्यूशन होता है। जब एयर में हार्मफुल सब्सटेंसेज मिक्स हो जाते हैं तो उसको एयर पॉल्यूशन बोलते हैं, जो ह्यूमन हेल्थ के लिए, हमारे इकोसिस्टम के और हमारे क्लाइमेट के लिए, तीनों के लिए नुकसानदेह हो, वो एयर पॉल्यूशन होता है। कॉज क्या होते हैं एयर पॉल्यूशन के? एक तो व्हीकल से जो निकलता है धुआं, उसमें कौन सी गैस होती है ये इंपॉर्टेंट है। तो उससे निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड पर्टिकुलेट मैटर्स। तो इंपॉर्टेंट क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है कारों के धुएं से, व्हीकल से। एमिशन फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज से भी जो स्मोक निकलता है, हार्मफुल केमिकल निकलते हैं चिमनीज से। कंबंशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स के जलने से जो निकलते हैं वो उससे पॉल्यूटेंट बनते हैं। बर्निंग गार्बेज, कचरे को जलाने से, जैसे कि प्लास्टिक जलाने से, गार्बेज रिलीज करने से वो पॉइजनस गैस निकलती है। तो इस पेज में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ना, वो एग्जॉस्ट होती है व्हीकल से, और ये एयर पॉल्यूशन करती है। इसके बाद है कंस्ट्रक्शन वर्क जब चलता है, डस्ट बिल्डिंग से निकलते हैं, रोड जब बनता है उससे एयर पॉल्यूशन होता है। और नेचुरल कॉज में क्या आता है? ये सब तो ह्यूमन मेड कॉजेज़ है। नेचुरल कॉज में जब वोल्केनिक इरप्शन होता है, फॉरेस्ट में अपने आप आग लग जाती है, डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं, तो इन सब के कारण क्या होता है? एयर पॉल्यूशन होता है। अब जो एयर पॉल्यूशन होता है उसका इफेक्ट क्या होता है, हार्मफुल इफेक्ट क्या होते हैं? सबसे पहले तो हेल्थ प्रॉब्लम्स आती है, जो कि बहुत कॉमन है, जैसे कि कफिंग होगा, कोल्ड होगा, हार्ट डिजीज़ होगा, इवन कैंसर तक हो जाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म की प्रॉब्लम जो होती है वो अस्थमा होती है। अगर एक बार हो गया तो ठीक होना मुश्किल हो जाता है। तो एयर पॉल्यूशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है शरीर पे? अस्थमा। हार्म टू एनिमल्स एंड बर्ड्स, एनिमल्स और बर्ड्स को भी पॉल्यूटेड एयर जो है वो नुकसान करती है। डैमेज टू प्लांट्स, प्लांट्स को भी नुकसान करती है, उनके ग्रोथ पे इफेक्ट डालती है, और पुअर विजिबिलिटी हो जाती है। अगर एयर पॉल्यूशन होगा तो सामने की चीज़ें क्लियर दिखेंगी नहीं। अब इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो ट्रीज लगाएंगे तो उससे ऑक्सीजन आएगा हमारे इन्वायरमेंट में, एनर्जी को सेव करेंगे। यूज़ इको फ्रेंडली इक्विपमेंट, ऐसे इक्विपमेंट यूज़ करेंगे जो डिकम्पोज हो जाए हमारे इन्वायरमेंट में, ना कि उसको जलाने से गैस जो निकले वो पॉइजनस निकले। टर्न ऑफ अनयूज डिवाइसेस, जो रेडिएशन के लिए, ताकि रेडिएशन एयर में ना आए। यूज़ एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंस, अवॉइड पॉल्यूशन, स्प्रेड अवेयरनेस, सपोर्ट क्लीन इनिशिएटिव, फॉलो इन्वायरमेंटल रूल्स को फॉलो करना चाहिए। अब इसमें एक टर्मिनोलॉजी आपने सुना होगा, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग और एसिड रेन, इससे जो है ना क्वेश्चंस बहुत आते हैं ओलंपियाड में, क्योंकि पॉल्यूशन तो आप हर क्लास में पढ़ते हैं, पर उसका कुछ चीज़ें जहाँ डिटेल में जानना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, उसका कॉज क्या होता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा निकलती है, मीथेन बहुत ज़्यादा निकलती है, उसके कारण से ग्लोबल वार्मिंग होता है। अब ये जो दो गैस है ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग की। इससे क्या होता है? हीट स्ट्रोक्स होते हैं, डिजीजेस फैलती हैं, और शॉर्टेज ऑफ फूड एंड वाटर हो जाता है। और इन्वायरमेंट पे इसका क्या इफेक्ट होता है कि हमारे अर्थ पे जितने आइस हैं, ग्लेशियर्स हैं, वो मेल्ट होने लगेगा, और वो जब मेल्ट होगा तो वो जाके कहाँ मिलेगा? समुद्र में मिलेगा। और समुद्र में मिलते ही वो पानी क्या हो जाएगा?
खारा हो जाएगा, नमकीन हो जाएगा, और इससे पूरा वेदर चेंज तो होगा ही और पानी की अवेलेबिलिटी भी कम हो जाएगी। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करनी चाहिए, कार का यूज़ कम करना चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी सेव करनी चाहिए। दूसरा होता है स्मॉग, जो व्हीकल से निकलता है, इंडस्ट्रीज से निकलता है, जब अक्सर आप देखते होंगे जो दिल्ली में भी हम न्यूज़ में सुनते रहते हैं, वो स्मॉग है। इससे क्या होता है, अस्थमा होती है और लंग्स प्रॉब्लम होती है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। आई इरिटेशन तो परमानेंट नहीं होता है, टेम्परेरी होता है, बट अस्थमा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होती है। ये धीरे धीरे क्या करता है, सनलाइट पृथ्वी पर आने से रोकने लगता है, रिड्यूस करता है सनलाइट को, प्लांट्स को हार्म करेगा, क्योंकि जब सनलाइट ही नहीं मिलेगा तो प्लांट्स फूड कैसे बनाएंगे, और वाटर बॉडीज़ को भी कंटेमिनेट कर देगा। इसके लिए क्या करना होगा, हमें ट्रैफिक को रिड्यूस करना होगा, ट्री प्लांट करने होंगे। तीसरा है एसिड रेन। एसिड रेन किस गैस से होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लो। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। कौन सा गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, फ्रॉम व्हीकल और फैक्ट्रीज से जो निकलता है। इससे स्किन इरिटेशन होती है, डेथ हो जाती है मछलियों की, जो भी एक्वेटिक लाइफ्स हैं। और यहाँ तक कि ये एसिड रेन अगर फसल पे हो जाएगी तो वो फसल बर्बाद हो जाएगी, जंगल पे होगी तो जंगल बर्बाद हो जाएगी, सॉइल जो है वो एसिडिक हो जाएगी। इसे क्या करना होगा, हमें कंट्रोल करना होगा और क्लीन फ्लूइड को यूज़ करना होगा। तो पॉल्यूशन टॉपिक इंटरेस्टिंग बहुत लगता है क्योंकि ये डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है। अब अगला टॉपिक है पॉल्यूशन का, वाटर पॉल्यूशन। वाटर बॉडीज़ में जब भी हार्मफुल सब्सटेंसेज मिक्स हो जाते हैं जो हमारे लिए अनसुटेबल हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के हो, तो हम क्या बोलते हैं, उसको वाटर पॉल्यूशन बोलते हैं। इसका कॉज क्या होता है, जब हम गार्बेज वाटर में डालते हैं, केमिकल्स डालते हैं, सीवेज डालते हैं, चाहे वो रिवर में, लेक में डालें, समुद्र में अगर ऑयल स्पिल हो जाता है, शिप से जो शिप जाती है उसमें से ऑयल लीकेज हो जाए, कपड़े जो धुलते हैं वो रिवर्स में उसका पानी ड्रेन कर दे, और हार्मफुल पेस्टिसाइड्स का यूज़ करेंगे अगर खेती में, तो जब बारिश होगी तो बारिश के पानी के थ्रू वो कहाँ बह के चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पेस्टिसाइड्स जो है पानी को पॉल्यूट कर देगा। अब इसका इफेक्ट क्या होगा वाटर पॉल्यूशन, तो हमारे डे टू डे लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें पानी की होती है। हम सबसे पहले अनसेफ हो जाएंगे क्योंकि जो हम ड्रिंकिंग करेंगे वो पानी क्या है, हमारे लिए अनसेफ है। दूसरा, जो एक्वेटिक जो पानी में जीव जंतु रह रहे हैं उनको नुकसान पहुंचेगा। तीसरा, हमें तरह तरह की बीमारियां होंगी, जिसमें इंपॉर्टेंट बीमारी जो पानी पीने, गंदा पानी पीने से होती है, वो होती है कॉलरा और टाइफाइड। इसके बाद है बायोमैग्निफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस, बहुत मुश्किल होता है और डिस्टर्ब करेगा पूरे इकोसिस्टम को। इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले हम केमिकल्स का यूज़ बहुत सेफली करेंगे और इसको ड्रेन करते समय बहुत अच्छे से सोचेंगे कहाँ ड्रेन करना चाहिए। फॉस्फेट फ्री डिटर्जेंट, जो सर्फ और यूज़ करते हैं, जो लोग नदी में कपड़े धुलते हैं, उसमें फॉस्फेट नहीं होना चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम को चेक करेंगे, मेडिसिन को प्रॉपरली डिस्पोज करेंगे क्योंकि मेडिसिन में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। वाटर पॉल्यूशन को हमेशा रिपोर्ट करेंगे कि कितना पॉल्यूशन रेंज और उसको कैसे क्लीन करना है। प्लास्टिक यूज़ को अवॉइड करेंगे, मेंटेन करेंगे अपने व्हीकल्स को ताकि उसमें कहीं भी ऑयल लीक ना हो। फर्टिलाइज़र और उसमें केमिकल्स नहीं यूज़ करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, रिवर्स और बीचेस को क्लीन रखने में हेल्प करेंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या आता है, जो ओलंपियाड में पूछा जाता है कि मेजर इशू जो है वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड क्या है। सबसे पहले है यूट्रोफिकेशन। इसमें क्या होता है, जब एक्सेस फर्टिलाइज़र यूज़ होता है और वो वॉश्ड हो जाता है और फार्म से और वाटर बॉडीज़ में जाके मिल जाता है, या फिर सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वाटर बॉडीज़ में चली जाती है, इससे होता है। अब होगा क्या इसमें, तो रैपिड एल्गी ग्रोथ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एल्गी का बढ़ जाएगा वाटर बॉडीज़ में, जिससे एल्गी के कारण जो सनलाइट है वाटर बॉडीज़ के अंदर नहीं जाएगी, ऑक्सीजन नहीं जाएगा, एल्गी जो वो डिकम्पोज नहीं होगी और उसमें जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो उनको इफेक्ट पड़ेगा। रिजल्ट क्या होगा कि मछलियाँ मर जाएंगी उनके मरने से, ऑक्सीजन की कमी से, और उनके मरने से पानी क्या होगा, बदबूदार हो जाएगा और हमारे लिए काम का नहीं रहेगा, जबकि रिवर का पानी हमारे लिए यूज़फुल है, ना कि समुद्र का पानी। इसके बाद डेथ ऑफ एक्वेटिक प्लांट, जब केमिकल वेस्ट जाएगा, प्लास्टिक जाएगा वाटर में, तो टॉक्सिक हो जाएगा और इससे जो वाटर में पॉइजन फैलेगा, तो जो भी एक्वेटिक प्लांट और लाइफ है उसमें, वो सब क्या हो जाएगी, चाहे टर्टल हो, चाहे फिश हो, एनिमल्स हो, ये मर जाएंगे। इससे क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी पे इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि ये पूरा फूड चेन ही खराब हो जाएगा। तीसरा है ऑयल स्पिल, जो शिप से पाइपलाइन से लीक हो जाता है, उससे समुद्र का पानी जो है वो, उस पर एक लेयर जम जाती है ऑयल की। इससे क्या होता है, ऑक्सीजन और सनलाइट ब्लॉक हो जाती है, समुद्र के पानी के अंदर नहीं जा पाता है, तो समुद्र के पानी में जो एक्वेटिक लाइफ है उस पर इफेक्ट पड़ता है, जो बर्ड्स और सी एनिमल्स दोनों को इफेक्ट करती है। वाटर बॉर्न डिजीज़ हो जाएंगी, अगर हम ड्रिंक पॉल्यूटेड वाटर पिएंगे तो वायरस जल्दी फैलेगा, हम जल्दी जल्दी बीमार पड़ेंगे, कॉलरा, टाइफाइड, डायरिया जैसी बीमारी होगी। प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है, तो प्लास्टिक को फ्लो करने से होगा, ये भी एक्वेटिक एनिमल पे इफेक्ट डालेगा। तो इम्पॉर्टेंट क्या है आपके लिए, फर्स्ट ऑप्शन।
फिर आता है सॉइल पॉल्यूशन यानी कि लैंड पॉल्यूशन। जब हम मिट्टी में ऐसी चीज़ें डाल देते हैं जो मिट्टी में डीकम्पोज नहीं हो सकती है बल्कि पड़ी रह जाती है, तो उससे क्या होता है, सॉइल पॉल्यूशन होता है। कॉज क्या होता है सॉइल पॉल्यूशन का, जब हम इसमें प्लास्टिक, ग्लास, बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज डालते हैं, केमिकल्स डालते हैं, पेस्टिसाइड्स डालते हैं, माइनिंग इंडस्ट्रीज़ की एक्टिविटी होती है और लगातार डिफॉरेस्टेशन यानी जंगल को काटते रहते हैं, तो मिट्टी क्या होती है, प्रदूषित हो जाती है यानी पॉल्यूटेड हो जाती है। और हार्मफुल इफेक्ट क्या होंगे इसके, तो पहले तो ये लैंड हमारे काम की नहीं रहेगी यानी कि फार्मिंग नहीं हो पाएगी। पॉल्यूटेंट जो है वो अंदर मिट्टी के अंदर वाटर के थ्रू जाएंगे यानी कि जो बारिश होगी तो मिट्टी के अंदर भी जो केमिकल होंगे वो अंडरग्राउंड हो जाएंगे पानी के थ्रू, जो हमारे लिए नुकसानदेह है। इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एनिमल्स जो भी मिट्टी में है वो मर जाएंगे और सॉयल फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगी। इसके लिए क्या होगा, बायो एक्म्बुलेशन करना होगा। इसमें क्या होता है, हार्मफुल केमिकल्स फ्रॉम देयर इन्वायरमेंट, फ्रॉम द फूड दे ईट विच कैन कॉज सीरियस डिजीजेज एंड डैमेज टू इंटरनल ऑर्गन्स तक को वो डैमेज कर सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि फैट सॉल्युबल टॉक्सिन्स होते हैं, पर्टिकुलरली डेंजरस होते हैं, जैसे कि डीडीटी जो कि खेतों में यूज़ किया जाता है, पीसीबी किया जाता है और मरकरी, ये जो होते हैं ना ये फैट लविंग होते हैं। तो ये जब जाते हैं पानी में तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जैसे कि फ़िश और रेप्टाइल्स जो है ना, उनका मेटाबॉलिक रेट जो होता है, उनका टॉक्सिक जो होता है वो स्लो करता है, तो उनके लिए ज़्यादा रिस्क हो जाता है। अब प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, तो रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल करेंगे, प्लास्टिक बैग्स का यूज़ नहीं करेंगे, कपड़ों के बैग या कागज़ के बैग का यूज़ करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, रीप्लांट ट्री करेंगे, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो करेंगे। अगला है नॉइज़ पॉल्यूशन। जैसे सड़क पे जब बहुत तेज़ हॉर्न बजता है तो एक साउंड का बेसिक जो होता है मार्जिन तय होता है। अगर उससे ज़्यादा अगर हॉर्न बज रहा है, उससे ज़्यादा अगर शोर हो रहा है, स्पीकर बज रहा है जो ह्यूमंस और एनिमल्स को अफेक्ट करा, तो उसको बोलते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन। इसमें ज़्यादा लाउड स्पीकर का यूज़ करना, फायर क्रैकर्स का यूज़ करना फेस्टिवल्स में, हैवी मशीनरी का यूज़ करना किसी भी इंडस्ट्रीज़ में, इससे नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। अब नॉइज़ पॉल्यूशन का इफेक्ट क्या होगा, क्या हमारे सिर्फ कान पे असर होगा, सर दर्द होगा? नहीं, इससे पुअर स्लीप होगी, स्ट्रेस होगा, बर्ड्स और एनिमल्स पे भी इफेक्ट पड़ता है और हार्ट और ब्रेन पे भी हमारे असर पड़ता है। प्रिवेंशन कैसे करना होगा, तो हमें इसका एक लिमिट तय करना होगा, अननेसेसरी हॉर्न नहीं बजाएं, प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट होना चाहिए जब लाउड स्पीकर बजे, नॉइज़ बैरियर्स होने चाहिए, हाईवेज पे नेचुरल साउंड बफर होने चाहिए और साथ ही साथ कुछ साइलेंट जोन भी होने चाहिए। इसके बाद इम्पॉर्टेंट है कि अगला क्वेश्चन है लाइट पॉल्यूशन के बारे में, जिसके बारे में आपने कम सुना होगा क्योंकि ये ह्यूमन मेड है। लाइट पॉल्यूशन ये नेचुरली कम होते हैं, लाइट पॉल्यूशन जो ह्यूमन मेड है। कैसे होते हैं ह्यूमन मेड लाइट पॉल्यूशन, तो क्या होता है, आप देखिएगा सड़क पे बहुत तेज़ लाइट लगी रहती है, स्ट्रीट लाइट जो होती है बहुत तेज़ होती है, बिल्डिंग्स पे लाइट तेज़ होती है, स्टेडियम में और हाईली तेज़ लाइट होती है। ये क्या करता है, लाइट पॉल्यूशन करता है, क्योंकि इससे लोगों की स्लीप साइकिल जो है वो डिस्टर्ब होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो नॉक्टरल एनिमल्स होते हैं जैसे कि उल्लू हैं जो रात में जगते हैं, उनका स्लीप साइकिल खराब होता है और माइग्रेशन हो जाता है बर्ड्स का एक जगह से दूसरी जगह, और इससे क्या होता है, एस्ट्रोनॉमर्स पे को भी इफेक्ट होता है क्योंकि लाइट के कारण वो क्लियरली सारा काम नहीं कर पाते हैं, देख नहीं पाते हैं। अब कैसे इसको प्रिवेंशन करेंगे, तो ऑब्वियस है लाइट जो है वो ऐसा डिज़ाइन करेंगे जो कवर रहे, लाइट को अगर ज़रूरत ना हो तो ऑफ रखें। मोशन सेंसर लाइट होनी चाहिए कि जब गाड़ियाँ वहाँ से निकले तो ही लाइट जले, फिर ऑटोमेटिक बंद हो जाए, और इको फ्रेंडली लाइट होनी चाहिए रात में। इसके बाद आता है मेटालिक पॉल्यूशन। मेटालिक पॉल्यूशन जैसे कि आपके पास हर साल, हर 2 साल पे आप एक मोबाइल लेते हैं, उस मोबाइल को आप क्या करोगे, कहीं ना कहीं कचरे में जाएगा। ये मेटालिक कचरा है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा है, हैवी मेटल्स का कचरा है, जो कि मिट्टी में डालने पे भी चाहे इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज निकलते हों वो मिक्स नहीं होते हैं मिट्टी में। अब इसमें ये बॉक्स इंपॉर्टेंट है मेटालिक कचरे का। पहला तो है लेड यानी पीबी। ये होता है पेंट्स, बैटरीज, इंडस्ट्रियल वेस्ट में, जो कि किडनी इफेक्ट तक कर सकता है, बच्चों में डिसेबिलिटीज़ आती है इससे। दूसरा होता है एचडी यानी मर्क्यूरी। मर्क्यूरी से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, मीना माता डिजीज़ किससे होती है, मर्क्यूरी से होती है। ये फॉसिल फ्यूल्स में, थर्मोमीटर में होता है, माइनिंग में होता है, इंडस्ट्रीज़ में होता है। इसके बाद है कैडमियम जो कि सीडी बोलते हैं, ये भी बैटरीज में होता है और ये हमारी हड्डियों को वीक कर देता है। फिर है आर्सेनिक जिसको बोलते हैं एएस, ये होता है पेस्टिसाइड्स में, ये स्किन डिजीज़, कैंसर तक कर देता है। इसके बाद है क्रोनोनियम जिसको सीआर बोलते हैं, ये लेदर टैनिंग मेटल इंडस्ट्रीज में होता है, इससे बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है और ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। तो 5 हैवी मेटल जो कि हमारा पॉल्यूशन बढ़ा रही है, हार्मफुल इफेक्ट कर रही है, वो है लेड, पीबी, मर्करी, एचजी, कैडमियम, सीडी, आर्सेनिक, एएस और क्रोमियम, सीआर। चलो अब आज का क्वेश्चन देख लो और आंसर मुझे व्हाट्सएप पे या इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कर देना अपने नाम और क्लास के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन किसके कारण होता है, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑल ऑफ दीज।
eutrophication is water bodies is caused due to excessive use of untreated sewage, detergent, fertilizers, all of these. Which of the following is a long-term effect of pollution on humans? Cold and cough, headache, asthma and lung disease, or itching. Right among the following is a heavy metal that causes Minamata disease, mercury, silver, tin, or copper. Which among following is a waterborne disease caused due to water pollution? Cholera, typhoid, asthma, both A and B. अब ये 5 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, कमेंट सेक्शन में दे दो या फिर व्हाट्सएप पे दे दो। और अगर पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो जाके पिछली क्लासेस देख लेना। और अगर आप 4th, 5th, 6th, 7th, 8th किसी भी क्लास में हो, जीके ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो या नॉर्मली भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देना चाहते हो, तो ये टॉपिक जो है ना, ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आएंगे। इसको आप एक बार वीडियो को ध्यान से देख के इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैं नोट डाउन कराती हूँ वो कर लिया करो, और आपके पास एक अच्छी सी डायरी मेंटेन हो जाएगी ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की जो किसी भी एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। इवन आप अपने रेगुलर स्कूल के एग्जाम्स में भी इस फैक्ट का यूज़ करके एक अच्छा आंसर फॉर्म कर सकते हो। तो अगर क्लासेस अच्छी लगती होगी तो मेंबरशिप ले लेना ज्वाइन बटन करके, ताकि जो टेस्ट सीरीज़ है वो भी आप देख सको। अगर आप ज्वाइन करोगे या मेंबरशिप या सब्सक्रिप्शन लोगे तो आप टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हो।